देवगढ़ की उस रात के बाद रागिनी की जिंदगी जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गई थी। ऐसा जाल जो हर गुजरते घंटे के साथ कसता जा रहा था। वह घर तो था, लेकिन अब घर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। दीवारों पर उभरते फीके धब्बे अब आकार लेने लगे थे। कभी किसी चेहरे की तिरछी परछाई, कभी किसी विकृत हाथ के निशान, कभी किसी सूखी जुबान जैसी आकृति जो दीवार से बाहर निकलकर फिर धीरे धीरे समा जाती। वह हर रात दरवाज़ा बंद करने से पहले अपनी खिड़कियों की कुंडियां 10 बार चेक करती, लेकिन 2:13 पर वह कितनी भी कसकर बंद करे, कहीं ना कहीं से हवा का झोंका आता और घर में ठंडक अचानक ऐसे भर जाती जैसे कोई शव घर में घुस आया हो। उससे लगने लगा कि वह आवाज़ जो जंगल से उसे पुकारती थी अब जंगल में सीमित नहीं रही। वह उसके घर की दीवारों, उसके फर्श, उसकी सांसों में घुस चुकी थी। हर सुबह उठते ही उसे लगता कि उसकी खिड़की के बाहर मिट्टी थोड़ी सी खोदी हुई है, जैसे कोई पूरी रात वहां बैठा धरती को नाखूनों से कुरेदता रहा हो। एक सुबह तो उसे अपने दरवाजे के सामने मानव आकार की लंबी उंगलियों के निशान मिले। निशान 5 नहीं, 7 उंगलियों वाले। ऐसे निशान जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। रागिनी ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह सब ज़्यादा सोच रही है, लेकिन उसकी नींद अब डर से नहीं, तनाव से टूटी, बल्कि उस भारी सांसों से टूटती जो हर रात उसके बिस्तर के ठीक नीचे से आती। जैसे कोई खिड़की की फर्श के नीचे छिपकर सांस ले रहा हो। भारी कुरकरी सांसें। एक रात उसने हिम्मत करके फर्श पर कान लगाया और उसे साफ महसूस हुआ कि उसके नीचे कोई चल रहा है। किसी के कदम धीमे धीमे उसकी दिशा में बढ़ रहे थे, और जब वे कदम ठीक उसके कान के नीचे पहुंचे, तब दीवारों में वहीं से कहीं आवाज़ निकली, तेरा कमरा बहुत छोटा है, लगता है मुझे बाहर आना पड़ेगा। उस रात उसने सोने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजे हुए, उसे बाहर खिड़की पर किसी के बैठने की आवाज़ आई। हल्की थप थप, जैसे कोई आदत में अपना पैर झुला रहा हो। उसने पर्दों के पीछे से झांका और पहली बार उसने उसे देखा। काली आकृति, लंबी, उसकी माँ से भी लंबी। उसके बाल लटकते हुए, इतने लंबे खिड़की की दहलीज को छू रहे थे। उसका सिर तिरछा और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे जिनसे एक घनी ठंडी धुंध निकल रही थी। वह परछाई उसके घर को ऐसे देख रही थी जैसे किसी भूखे जानवर की निगाहें शिकार पर टिक जाती है। जब रागिनी ने पर्दा हटाकर देखना चाहा, तो वह आकृति गायब हो गई, पर खिड़की के शीशे पर उसकी उंगलियां के 7 गहरे निशान रह गए, और वे धीरे धीरे शीशे पर चलते हुए नीचे की ओर ऐसे खिसक रहे थे जैसे उंगलियां खुद जीवित हो। रागिनी अब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ भय का खेल नहीं है। कोई चीज़, कोई बेहद पुरानी और शक्तिशाली सत्ता उसके खून और उसके डर से खुद को और मजबूत कर रही है। उसने सोचा कि शहर छोड़ दे, लेकिन जैसे ही उसने देवघर से बाहर जाने वाली सड़क पर कदम रखा, उसके फ़ोन पर फिर वही अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। इस बार स्क्रीन पर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक धुंधली रोशनी, और फिर उसने देखा उसकी माँ का चेहरा, पर विकृत, आधा सड़ा हुआ, आंखों में खून और पीछे कुएं की दीवारें। उसकी माँ फटी आवाज़ में बोली, भागने से कुछ नहीं होगा, वह तेरे अंदर है, तू जहाँ जाएगी वह वहीं तक पहुँच जाएगा। रागिनी ने फ़ोन फेंक दिया,
लेकिन फोन खुद ब खुद वापस उसके हाथ में आ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा लिया हो। फिर स्क्रीन पर वह साया प्रकट हुआ। उसी साये की नुकीली उंगलियां फोन की स्क्रीन पर खुरच रही थी, और वह खुरच में से स्क्रीन पर गहरे लाल निशान उभर रहे थे, मानो स्याही नहीं, खून निकल रहा हो। इसके बाद फोन अचानक बंद हो गया, लेकिन रागिनी ने देखा उसकी हथेली पर एक शब्द लिखा हुआ है, वापस। वह डरती हुई घर लौटी, लेकिन घर की हवा अब वैसी नहीं थी। उसने सीलन के साथ एक मीठी सी पर सड़ी हुई गंध थी, जैसे कोई मृत शरीर कहीं पास रखा हो। फिर उसे लगा कि वह उसके घर का हर कमरा थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। जहाँ पहले वह आईना था, अब वहाँ दीवार पर एक दरार उभर चुकी थी। दरार के अंदर किसी की आंख झांक रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हो। उसे लगा वह पागल हो जाएगी, लेकिन पागल होने की भी राहत उससे नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि हर रात 2:13 पर वह आवाज़ अब सिर्फ खिड़की से नहीं आती थी। अब वह आवाज़ उसके बिस्तर के नीचे से आती, फिर अलमारी से, फिर छत से, और फिर उसके तकिए के ठीक पास। एक रात उसे लगा कि कोई उसके बालों में उंगलियां चला रहा है, धीरे धीरे, जैसे कोई ममता में हाथ फेर रहा हो। उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो उसने देखा ऊपर उसकी माँ का चेहरा झुका हुआ है, लेकिन वह माँ नहीं थी। उसकी आंखें अंधेरी थी, उसका मुंह इतना फटा हो और गर्दन इतनी तिरछी जैसे किसी ने उसे मोड़ कर छोड़ दिया हो। वह आकृति झुककर बोली, माँ, यहाँ है रागिनी। वह चीख कर बिस्तर से नीचे गिरी, और जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागने लगी, उसके पैरों को किसी ने पकड़ कर खींचा। एक काली लंबी उंगलियां वाली हाथ की पकड़, जो फर्श के अंदर से बाहर निकला था। वह छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन उस हाथ की ताकत इंसानी नहीं थी। वह धीरे धीरे उसे फर्श की दरार के भीतर खींचने लगा, जैसे कोई गहरी खाई खुल गई हो। तभी अचानक घर की लाइटें झपकने लगी, और उसने कुएं की वही आवाज़ सुनी, तू मेरी है, और अब मैं तुझे लेने आई हूँ। रागिनी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला, उसके सामने पूरे जंगल की पगडंडी दिखाई दी, जबकि वह शहर के बीचों बीच रहती थी। सामने वही कुआं था, उसकी माँ की टूटी चुन्नी हवा में झूल रही थी, और वह काला साया कुएं के मुहाने पर बैठा था। उसके पैरों के नीचे जैसे कोई चीखता हुआ दबा हो। उसकी उंगलियों से काला धुआं निकल रहा था। उसने रागिनी को देखते ही अपना सिर घुमाया, और इस तरीके से हड्डियों की टूटने की आवाज़ हवा में गूंज गई। फिर वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, आज रात तू मेरे साथ चलेगी। रागिनी पीछे हटने लगी, लेकिन घर की दीवारें उसके पीछे बंद होने लगी। दरवाजे अपने आप जड़ हो गए, और पूरा कमरा ऐसे लगने लगा कि जैसे दीवारें सिमटकर उसे कुएं की ओर धकेल रही हो। तभी कुएं के भीतर से उसकी माँ की असली आवाज़ गूंजी, भाग बेटी, वह तुझे भी ले जाएगा। लेकिन इस बार वह साया तेज था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, और पूरे जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो मृतकों का होता है। उसकी उंगलियों से काली लपटें उठी और जमीन पर रेंगती हुई रागिनी के पैरों को पकड़ने लगी। ठंडी, चिपचिपी और खून की गंध से भरी रागिनी रोती हुई पीछे हट रही थी, लेकिन लपटें अब उसकी टांगों पर चढ़ने लगी थी, उसे घसीटते हुए कुएं की ओर ला रही थी। जैसे ही वह बिल्कुल कुएं के पास पहुंची, कुएं के भीतर से एक हाथ बाहर निकला, उसकी माँ का हाथ, पर कमजोर, कांपता हुआ। नहीं, माँ ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह साया और जोर से उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी,
विकृत पर घिनौनी जैसी किसी को पकड़ने की खुशी में उसने खुद को ही फाड़ लिया हो। अगला पार्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।